Hello everyone, this is Brijesh Oja and welcomes you in class 8th video in which we are going to discuss about the next chapter, combustion and flame. We have already discussed about the coal and petroleum. Now in this chapter we have going to understand about the process of burning of coal and petroleum so that they produce the heat and light. We discuss each and every topic in this chapter so that you have the very well understanding of all the topics. So keep with me and try to understand all the topics. If you have any problem then ask me in the comment box. So let's start this topic and be with me. Okay. This chapter name is the combustion and flame. इस चैप्टर का नाम ही है combustion and flame. combustion क्या होता है? जैसे अभी हम लोगों ने बात करी कि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने कोल और पेट्रोलियम के ऊपर में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना कि कोल कैसे प्रोड्यूस होता है, पेट्रोलियम कैसे प्रोड्यूस होते हैं और इनका उपयोग किस रूप में होता है. दे आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल. फ्यूल क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम लोग जला करके और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं. वो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो जो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है किसी भी फ्यूल को जलाने में, उस प्रोसेस को कहते हैं कंबस्शन. क्या लिखा हुआ है? कंबस्शन क्या है? बर्निंग ऑफ एनीथिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्शन. किसी भी सब्सटेंस को जब हम लोग जलाते हैं तो उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आप सभी पहले से भी जानते हैं. तो किसी भी चीज को जलाने के समय जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उसमें कोई भी चीज जल करके जब हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कंबस्शन कहते हैं. ठीक है. कंबस्शन के ऊपर में दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास में. सब्सटेंसेस कितने तरीके के होते हैं? सब्सटेंसेस हमारे पास में दो तरीके के होते हैं. एक को कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस, और दूसरे को कहते हैं नॉन combustible substance, non combustible substance, यानी the substances that undergoes combustion, that undergo combustion is called combustible substance. For example, paper, petrol, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है. कागज है, पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, whatever the things are undergoing the process of combustion is known as the combustible substance. Non-combustible substance that do not undergo combustion, that do not undergo combustion, ऐसे सब्सटेंस जो कंबस्शन के प्रोसेस में नहीं जाते हैं यानी नहीं जलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल है ब्रिक्स यानी ईंटें, ब्रिक्स है, आयरन एक्सेट्रा. तो स्टोन है, पेबल्स हैं, मार्बल्स हैं, ब्रिक्स हैं, ये सब चीजें जो हैं वो जलने के प्रोसेस में नहीं जाती हैं. अगर उनके ऊपर में कितना भी हम मिट्टी का तेल गिरा दें या कोई भी चीज ऐसी चीजें अगर गिरा दें और उनको जलाने का प्रयास करें तब भी वो जलेंगी नहीं. कुछ समय तक हो सकता है कि जले, लेकिन फिर वो बुझ जाएंगे. यानी वो पूरी तरीके से उनके अंदर में कोई केमिकल चेंजेस नहीं आएंगे कि जलाने के बाद में हम कौन से केमिकल चेंजेस उनमें ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसे आप कागज जलाते हो तो कागज जलाने से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी, उसके बाद में लाइट प्रोड्यूस होगी और साथ में कागज जो है जल करके क्या बनाएगा? राख बनाएगा. यानी उसका जो सब्सटेंसेस थे वो नए तरीके के सब्सटेंसेस जो है वहां पे फॉर्म हो गए. तो केमिकल प्रोसेस में इनके अंदर में बदलाव हुआ. तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंबस्शन. और कंबस्शन दो तरीके के, कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, इनके ऊपर में हम लोगों ने बात कर ली. तो कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके बारे में अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंबस्शन के बारे में, टाइप ऑफ कंबस्शन, तो टाइप ऑफ कंबस्शन, टाइप्स ऑफ कंबस्शन की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ कंबस्शन में आप देखोगे यहां पे अगर हम लोग टाइप ऑफ कंबस्शन की बात करते हैं तो पहला जो होता है वो होता है रैपिड कंबस्शन. रैपिड कंबस्शन, तो रैपिड यानी एनीथिंग दैट बर्न रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. जैसे फॉर एग्जांपल है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. आपके घरों में जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, आप देखते हो कि मम्मी क्या करती है
एक लाइटर लिया होता है और उसमें से छोटी सी चिंगारी निकलती है, ऐसे जैसे पुटुक से किया, ऐसे क्या होता है, पुटुक होता है और वो गैस जो है जल जाता है। यानी उसके अंदर में थोड़ी सी भी अगर ऐसे सब्सटेंसेस अगर मिल जाए जो उसको जला सकते हैं, उनके केवल मिलने की संभावना से वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो एलपीजी का जलना जो है वो क्या होता है, रैपिड कंबशन होता है। क्या अगर आपको काउडंग केक दे दिया जाए, यानी गाय का जो उपले होते हैं या गोईठा जिसको हम लोग कहते हैं, उसको अगर लाइटर से जलाएंगे तो जल जाएगा क्या? कभी ट्राई करिएगा घर पे लिट्टी उट्टी बनाने के समय पे कि उसको लाइटर से जला करके देखिए कि पता नहीं जल जाए गोईठा आपका, देखिएगा और दोनों में डिफरेंस क्रिएट करिएगा। तो ये रैपिड कंबशन है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो जाए, यानी जिसको करने की आवश्यकता नहीं है, यानी द प्रोसेस ऑफ कंबशन दैट इज टेक्स प्लेस बाय देयर ओन, दैट इज टेक्स प्लेस बाय देयर ओन, ऐसे कंबशन का प्रोसेस जो अपने आप हो जाता है, यानी उसको एक जलने का केवल माहौल चाहिए। यानी उसका कहने का मतलब है ना कि वहां पे उसको एक टेम्परेचर की जरूरत होती है, एक फिक्स टेम्परेचर पे कोई भी चीज अपने आप जलना शुरू कर देता है। जैसे आपके घरों में फर्नीचर है, लकड़ी से बने हुए चौकी हैं, चेयर्स हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो अगर आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है क्या वो भी अपने आप जल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जल सकता है, लेकिन उसके जलने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर की जरूरत होती है। वुड को जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो जलने के लायक टेम्परेचर की जरूरत होती है, वो टेम्परेचर होता है 200 से लेकर के 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर 200 से 240 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप अपने रूम का टेम्परेचर अगर कर सकते हैं, तो उसके अंदर मौजूद लकड़ी से बने हुए सामान अपने आप जलना शुरू कर देंगे। घरों में जब आग लगती है तो इंटरनल जो एटमॉस्फेयर होता है किसी भी रूम का, वो टेम्परेचर लगातार वहां पे क्या होता है, बढ़ता जाता है। उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उनके अंदर में लकड़ी के और दूसरे जो सामान होते हैं वो आग पकड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही कंबस्शन का एक प्रोसेस होता है व्हाइट फास्फोरस में। एग्जाम्पल है व्हाइट फास्फोरस। और व्हाइट फास्फोरस जो है इट कैन बर्न ऑन टू द रूम टेम्परेचर, यानी 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर रूम टेम्परेचर अगर हो और व्हाइट फास्फोरस उसमें रखा हुआ है, तो जैसे ही 30 डिग्री या 35 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंचेगा, ये व्हाइट फास्फोरस अपने आप जलना शुरू कर देते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर ने थोड़ी सी घोस्ट डांसिंग के बारे में बताया था। घोस्ट डांसिंग यानी भूत का डांस, भूत के जो डांस होते हैं। तो उन्होंने बताया कि कभी कभी शमशान घाट पे लोग ऐसे इस तरीके के माहौल देखते हैं कि रात के समय में शमशान घाट पे बड़े सारे भूत जो हैं वो डांस कर रहे हैं। तो भूत जो एक्चुअल में डांस नहीं करते हैं, एक्चुअली फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे बोन्स का एक मेन कंपोनेंट है। तो शमशान घाट पे बड़ी सारी लाशें भी जलाई जाती हैं और उनमें से फास्फोरस जो है वो अलग होता है। कई बार ये फास्फोरस हवा में उड़ते हैं और अगर इनको जलने लायक टेम्परेचर मिले सो दे कैन बर्न देयर ओन, ये अपने आप ही जलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि हवा में आगे जो हैं वो लपटे जो हैं उठ रही हैं और लोग ऐसा समझते हैं कि वहाँ पे भूत जो है वो डांस कर रहे हैं। इसी तरीके से जो जुगनू होते हैं, जो क्रिकेट वगैरह होते हैं, आप रात को देखते होंगे कि वो भुक 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 करके जलते हुए चलते रहते हैं। तो वो जो उनके अंदर में लाइटनिंग होती है वो फास्फोरस की वजह से होती है। उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जो अपविष्ट होते हैं उनके अंदर में फास्फोरस की कुछ मात्रा होती है और वो फास्फोरस जब एयर के संपर्क में आता है तो वो जल जाता है, जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहलाते हैं। तीसरा जो है वो है हमारा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन क्या है? एक्सप्लोजन यानी विस्फोट। तो एक्सप्लोजन का मतलब ये होता है विस्फोट करना। तो क्या कर रहा है? कंबस्शन, कंबस्शन इन विच एनीथिंग बर्न टू प्रोड्यूस लाइट एंड साउंड, लाइट एंड साउंड। एग्जाम्पल है फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स यानी पटाखे। जब आप पटाखे जलाते हो तो उसमें से क्या होती है? आवाज भी होती है और लाइटनिंग भी होती है।
तो ये हमारे कंबस्शन के कुछ टाइप हो गए। रैपिड कंबस्शन यानी जिसमें चीजें जो है बड़ी तेजी से जलती हैं। उसके बाद होता है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, जो अपने आप हो जाता है, यानी कंबस्शन का प्रोसेस अपने आप हो जाता है। और तीसरा है एक्सप्लोजन, जिसमें हीट, लाइट और साउंड दोनों चीजें प्रोड्यूस होती हैं। फायर क्रैकर का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया। तो ये हमारे कुछ कंबस्शन के टाइप हो गए। अभी हम लोग जानेंगे कंबस्शन के बारे में थोड़ा सा और, कि कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जो कि कंबस्शन के लिए जरूरी होते हैं, उनके बारे में डिस्कस। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबस्शन। यहाँ पे आप देखिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया है और ये ट्राइंगल के बीच में क्या लिखा हुआ है, फायर। यानी अगर कोई भी चीज को अगर हम जलाना चाहते हैं तो तीन चीजों की बड़ी ज्यादा जरूरत है, और वो तीन चीजें क्या है। पहला तो है ऑक्सीजन, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, दूसरा है इग्निशन टेम्परेचर, और तीसरा है कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो ये तीन चीजें हमारे पास में होनी चाहिए। एक होना चाहिए कंबस्टिबल सब्सटेंस। सबसे पहले अगर जलाना चाहते हैं तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो जल सके। अब लोहा ले लेंगे और उसको ऑक्सीजन की भले ही कितनी भी सप्लाई कर दीजिए, उसके ऊपर में आप कितना भी इग्निशन टेम्परेचर पहुंचा दीजिए, लेकिन वो जलने वाला तो है नहीं। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना सबसे पहले जरूरी है। आफ्टर दैट यू सप्लाई द supporter of combustion, and supporter of combustion is oxygen, because anything cannot burn in absence of oxygen। किसी भी चीज को अगर जलाना होगा तो वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो चीजें जलेंगी नहीं, तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और तीसरी चीज जो है वो है अटेनमेंट ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर यानी वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज जलना शुरू कर देती है। तो आप कई बार घरों में ऐसे देखते होंगे कि लकड़ियों को जलाया जाता है, तो कुछ लकड़ियां तो जलती हैं, सूखी हुई होती हैं, जल जाती हैं, लेकिन कुछ लकड़ियां ऐसी होती हैं जो जलती नहीं है, लेकिन काफी देर तक उस आग में पड़े रहने के बाद में वो धीरे धीरे करके जलना शुरू कर लेती हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन लकड़ियों ने जो नहीं जल रही थी, उन्होंने अपना इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं किया था। जब धीरे धीरे हीट अप होने के बाद में उन्होंने अपना इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर लिया, तो वो बड़ी तेजी से जलना शुरू कर देती हैं। टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एनीथिंग स्टार्ट अप बर्निंग। कोई भी चीज जो है जलना शुरू करती है, जिस टेम्परेचर पे उसे हम लोग कहते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये तीन चीजें जो हैं हमारे जलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंस, second one is the supporter of combustion, and third one is the attainment of the ignition temperature। अगर ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी तो ये आग को हम जला नहीं सकते हैं। तो these are the conditions which are necessary for the combustion। Okay, now taking the next topic and understand about that। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं फायर फाइटिंग के बारे में कि फायर फाइटिंग क्या होता है। तो फायर फाइटिंग का मतलब होता है टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द अनवांटेड फायर। अगर कहीं पे आग लग गई है और वो हम नहीं चाहते हैं कि वहां पे आग लगे और उस आग को कंट्रोल करना है, तो उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं फायर फाइटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द अनवांटेड फायर एंड एक्सटिंग्विश देम। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अनवांटेड जो आग होती है, जो हमें जरूरत नहीं है, वैसी आग को हम लोग बुझाने का काम करते हैं, आग को बुझा देते हैं उसमें। कह रहे कि फायर फाइटिंग के लिए दो चीजें होनी जरूरी है। एक जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ब्रिंगिंग डाउन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो सबसे पहले तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम करें। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आग कोई भी जल रहा है तो तुरंत उसके ऊपर में पानी डाल देते हैं, या कोई इस तरीके की आग होती है कि उसके ऊपर में सैंड, मड, ये सब कीचड़ वगैरह फेंक दिया जाता है। तो जब हम लोग डाल देते हैं उसके ऊपर में पानी डाल देते हैं, तो पानी की वजह से वो लकड़ी क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी, और गीली होने की वजह से उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाने का मतलब क्या है कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, जितने पे वो जलना चाहिए, उसको और हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ब्रिंगिंग डाउन द इग्निशन टेम्परेचर, जलने की प्रक्रिया को रोकने का काम करेंगे। दूसरा है कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। उसके ऊपर में कुछ ऐसी चीजें डाल दें कि उसको सपोर्टर ऑफ कंबस्शन ना मिल सके, यानी ऑक्सीजन ना मिल सके, तो आग अपने आप क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो यहां पे हम लोग फायर फाइटिंग में दो चीजों को जाने कि इग्निशन टेम्परेचर को कम करके और उसका जो सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक करके हम लोग कंबस्शन को
क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को अनवांटेड फायर को रोका जा सकता है। अब यहीं पे बात आती है कि वाटर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, पानी को किस तरीके से हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हैं। तो यहां पे जानेंगे कि फायर को किस तरीके से, वाटर को हम लोग एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हैं। कह रहा है कि वाटर के अंदर में क्योंकि ऑक्सीजन भी होता है, तो कई बार अगर पानी को अगर हम डालें ऐसी आग पे जहां पे जलने के दौरान में बहुत ज़्यादा आग प्रोड्यूस हो रही है, तो कई बार ये सपोर्टर की तरह भी काम करेगा और आग बुझ नहीं पाएगी। तो पानी को अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर की तरह समझ करके यूज कर रहे हैं, तो दो चीज़ों के ऊपर में हमें ध्यान देना होगा कि कभी भी पानी का अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज कर रहे हैं तो नेवर extinguish fire caused by electricity। और ऐसे ही है कि नेवर extinguish fire caused by पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल या डीजल से होने वाली आग को भी बुझाने का काम नहीं करना चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर में, अब इलेक्ट्रिसिटी अगर घर में शॉर्ट सर्किटिंग से अगर आग लग गई है और उस पर पानी फेंकेंगे तो पानी से पूरा घर भर जाएगा आपका पानी फेंकने से। और हो सकता है कि जब आप पानी फेंक रहे हो तो पानी का जो एक धार है, एक जो फ्लो है, वो जाकर के करंट के साथ में संपर्क में हो और दूसरा आपके हाथ में संपर्क में हो, तो इससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, झटके भी लग सकते हैं आपको। तो कभी भी बिजली के ऊपर में पानी नहीं फेंकना चाहिए। वहां पे क्या यूज करना चाहिए, सैंड का यूज करना चाहिए, वहां पे बालू फेंकना चाहिए। इसी तरीके से अगर पेट्रोल या डीजल की अगर आग होगी तो पेट्रोल और डीजल की डेंसिटी कम होती है, जिससे वो पानी के ऊपर में फ्लोट करने लगते हैं एंड दे स्टार्ट बर्निंग फ्लोइंग ओवर द वाटर सरफेस। तो जब पानी कहीं पर भी डालेंगे, अगर आग लगी है पेट्रोल या डीजल से, तो वो क्या होगा, वो पानी के सरफेस पे आ जाएंगे पेट्रोल और डीजल और वहीं पे जलना शुरू करेंगे, जिससे आग बुझ नहीं पाएगी। तो वहां भी हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स या ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं जो आग को बुझाने का काम करे। जैसे सैंड डालते हैं, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारी बाल्टियों में सैंड भर करके रखा हुआ है। उसका एक ही कारण यही है कि जब भी अगर आग लगेगी तो उनके ऊपर में सैंड डाल दिया जाएगा और वो एयर की सप्लाई बंद कर देंगे, कवर कर लेंगे पूरे सरफेस को और आग जो अनवांटेड फायर है वो तुरंत ही बुझ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग एक यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। क्या कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स ए डिवाइस दैट used to control अनवांटेड फायर। कह रहा है कि ऐसा एक डिवाइस जिसको हम लोग अनचाहे आग को बुझाने के काम में ले आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर कई तरीके के होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर जो आपके स्कूल में देखने को मिलता है। आपके स्कूलों में बड़े बड़े सिलेंडर जो है रखे हुए हैं, तो वो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड पाउडर होता है जो कि प्रेशराइज करके रखा जाता है। जब उसको हम लोग नोजल्स उसके निकालते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में आ जाता है और जब उसको आग के ऊपर में प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट करने से क्या होता है, वो पूरे एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है और आग बुझ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। इसी तरीके से फोम फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो फोम जैसा आप लोगों ने देखा है, जो फोम होते हैं शादी उदी में कई लोग उड़ाते हैं, वो जो फोम्स होते हैं, तो उसी तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। तो ये जो फोम बनते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर में भरी होती है और झाग के रूप में निकलता है। तो ज्यादातर फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज जो होता है वो पेट्रोल और डीजल से होने वाले आग को रोकने के काम में ले आया जाता है। तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इस तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर जो है आप घर पर भी बना सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा क्या करना होगा
इसमें हम लोग एक बॉटल ले लेते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर में हम लोग एक धागे की सहायता से एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा एसिड भर लेते हैं। कौन सा एसिड ले लेते हैं इसमें ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भर लिया, और नीचे इसमें हम लोगों ने बेकिंग सोडा डाल दिया। इसके अंदर में क्या डाल देते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं, बेकिंग सोडा। इसका मुंह बंद कर देते हैं कॉर्क से, अच्छी तरीके से कॉर्क लगा के, ताकि एयर टाइट हो जाए और ये धागा बाहर की तरफ खींचा हुआ होता है। इसमें एक पाइप डाल देते हैं छेद करके, और ये पाइप को इस तरीके से बाहर निकाल देते हैं। कह रहे कि जब इसमें रिएक्शन होगा तो ये बेकिंग सोडा के साथ में रिएक्ट करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा, और ये CO2 गैस जो है इसी पाइप के थ्रू क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, और जब इसे आग के ऊपर में आप प्रोजेक्ट करोगे तो ये तुरंत आग को बुझा देगी। तो इस तरीके का जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसे हम लोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही बात करते हैं। इससे बचे हुए जो टॉपिक होंगे वो हमारे अगले वीडियो में आएंगे। तब तक आप इसे देखिए, समझिए, और कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। टिल देन, गुड बाय।